उमरो यार अपने कोतवाल दोस्त इमरान दाऊद से मिलने जब कोतवाली की हदूद में पहुंचने के बाद इसके कमरे में दाखिल हुआ तो चार अजनबियों को इसके पास बैठा देखकर दरवाजे की दहलीज पर ही रुक गया, महज इसलिए कि कहीं इनके दरमियान राज व न्याज का कोई मसला ना हो। मगर इमरान दाऊद ने जब इसे देखा तो फौरन अपनी कुर्सी पर से उठा और बोला, आओ उमरो, आ जाओ। ये चारों नौजवान शिकारी हैं, काफी दिनों से बसरा के जंगलों में शिकार खेलने की गरज से आए हुए हैं। इस पर उमरों ने दरवाजे की दहलीज छोड़ते और इन सबको सलाम करते हुए कहा, मगर इमरान, मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। अरे नहीं भाई, ये तो पिछले माह से यहाँ है। ये अलग बात है कि ये लोग शहर की हदूद में रहने के बजाय जंगल में जाकर रह रहे हैं, इसलिए तुमने इन्हें नहीं देखा होगा। उमरो इनके साथ वाली एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, वाह, ये भी खूब रही। एक माह से ये जंगल में रह रहे हैं और मेरी इनसे एक भी मुलाकात ना हो सकी। हालांकि 2-3 मरतबा मैं भी जंगल में शिकार की गरज से गया हूँ और हर बार खरगोश ही लाया हूँ, कोई बड़ा जानवर ना ला सका, इसलिए कि कोई बड़ा जानवर मुझे दिखाई ही ना दिया, जैसे तुम्हारा हौसला है। इमरान ने हंसते हुए कहा, वैसे ही हौसले वाले जानवर तुमने शिकार करने थे। अगर ज्यादा हौसले वाले होते तो शेर या चीता मारकर लाते, इससे कम हैसियत और ताकत वाले जानवर तो ना लाते। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये ठहरा कि मैं बुज़दिल हूँ। बरखुरदार, जब तुमसे हाथ में हाथ पड़ेंगे तो फिर तुम्हें उमरों की ताकत का अंदाज़ा होगा। इस पर इमरान दाऊद ने उमरों की इस बात पर हथियार डालते हुए कहा, भाई, हमने तुम्हारे हाथों में हाथ डालने क्या है, हम तो रोज़ अव्वल ही से तुम्हारी ताकत के कायल हैं। ये हुई ना बात इंसानों वाली। फिर उमरों ने इन चारों की तरफ देखते हुए कहा, क्या अपने इन शिकारियों से मेरा तारुफ नहीं कराओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इमरान ने बारी बारी चारों की जानिब इशारा करते हुए कहा, लो मिलो इनसे। ये हारिस है, यानी निगहबान। ये अयान है, खुदा का तोहफा, मजहबन नसरानी है। ये ऐमन, मुबारक, बेखौफ। और ये नीली आंखों वाले वालबर है, जिसके लघवी मायने पीछे चलने वाले के हैं। ये तादाद में 8 थे, मगर 4 साथी जंगल के एक वक़ार चीते की शिकार हो गए। अब ये 4 बचे हैं। ये कहते हैं कि इन्हें मज़ीद शिकार खेलने के लिए सिपाहियों की इमदाद दरकार है। इमरान की इस बात पर उमरों ने दोबारा इन चारों की जानिब देखा। फिर हारिस से इसने पूछा, क्या आपके 4 साथियों को चीते ने शिकार किया था या किसी और दरिंदे ने? एक ही चीता हम पर बार बार हमलावर होता रहा है। वो चीता एक ऐसा फुर्तीला और होशियार दरिंदा है कि हमने मुतअद्दिद बार इसे पकड़ने की खातिर दरख्तों पर मचान बांधी, पत्थरों और दरख्तों की पनाह ली, मगर वो हमारी जद में आकर शिकार ना हुआ। उल्टा हमारे ही साथी इसका शिकार होते रहे। खूंखार चीता और गैबी वाला, उमरों बुड़बुड़ाया। फिर इन चारों से बोला, गालिबन आप जंगल के इस हिस्से में जाते रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक और खौफनाक हिस्सा है। वो खूंखार चीता जंगल के इसी खतरनाक हिस्से में पाया जाता है, मगर आप ये तो बताएं कि आप जंगल के इस खौफनाक हिस्से में क्यों जाकर शिकार खेलते रहे, जबकि जंगल के पहले हिस्सों में शिकार भी वाफिर है और वो हिस्से ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। उमरों की इन बातों पर चारों ने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर एक दूसरे शिकारी ऐमन ने उमरों से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब, कोई ख़ास वजह तो नहीं, बस पूरे जंगल ही से शिकार खेलना चाहते थे। हम पूरे जंगल को खंगालने के बाद शिकार खेलना चाहते हैं, आयान नसरानी बोला। फिर वो खौफनाक चीता भी हमारी जिद बन गया था। जब इसने हमारे 2 साथियों को हलाक कर डाला तो हमने अहद किया कि हम इस खूंखार चीते का शिकार ज़रूर करके दम लेंगे। फिर वालबर ने अपने साथी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर अफसोस, हम इसका शिकार तो ना कर सके, अलबत्ता अपने 2 और साथी इससे शिकार करवा बैठे। इस पर उमरों ने इमरान दाऊद से मुखातिब होते हुए कहा, इमरान, तुमने इन्हें क्या जवाब दिया है? मैंने तो अभी इन्हें कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता
इतना कहा है कि मैं हाकिम बसरा अरशद से बात करने के बाद आप सबको कोई जवाब दूंगा। हाँ ठीक तो है, तुम हाकिम अरशद से मशवरा करने के बाद इन्हें जवाब दे देना। फिर इन चारों से उमरों ने कहा, ठीक तो है दोस्तों, आप फिलहाल अपने मस्किन पर जाएं। इंशाअल्लाह 2-4 दिनों के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। इस पर वो चारों उठकर चलने लगे तो उमरों ने इनसे पूछा, मगर आपको हमारे जंगल में शिकार खेलने का इतना खौफ क्यों है? आप 4 साथियों की जाने गंवा बैठे हैं, इस पर भी आपको शिकार खेलने का मजीद शौक क्यों है? क्या आपने भी अभी तक कोई जानवर शिकार नहीं किया? हारिस कहने लगा, जनाब हमने जानवर तो काफ़ी शिकार किए हैं और इनकी खालें भी उतार ली है, लेकिन हम फिर भी मजीद शिकार खेलना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने मुल्क के लिए बहुत से जानवरों की खालें दरकार है और हमारे अपने अंदाजे के मुताबिक अभी हम बहुत कम खालें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप खालों का कारोबार करते हैं। जी, यही समझ लें। अच्छा, तो ये भी समझने वाली बात है। फिर ऐमन ने उमरों के सरापे का जायजा लेते हुए पूछा, आपका नाम उमरो है ना? जी हाँ, मुझ नाचीज को उमरो ही कहते हैं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि क्या आपके नाम के साथ अय्यार भी लगता है? जी हाँ, मुझ हकीर फकीर को उमरो अयार ही कहते हैं, बसरे का उमरो अयार। इस पर चारों ने चौंकते हुए उमरों की जानिब यूं देखा कि जैसे वो किसी अजीबोगरीब शय की जानिब देख रहे हों। ऐमन बोला, आपकी शोहरत बसरे से भी बाहर बहुत से शहरों और मुल्कों में है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप जैसे इंसान से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और मुझे ये शर्फ मिला है कि मैंने एक ही मकाम पर इकट्ठे 4 शिकारी देखे हैं। इस पर सब के सब कहके मारकर हंस दिए। फिर इन चारों ने बारी बारी से उमरों और इमरान से हाथ मिलाए और कोतवाली से बाहर चले गए। इनके जाने के बाद उमरों किसी सोच में पड़ा था कि इमरान ने इससे मुखातिब होते हुए पूछा, अबे ओ मस्त हाथी, किस सोच में पड़े हो? यार मैं सोच रहा हूँ कि ये शिकारी महज जानवरों की खालें ही उतारने नहीं आए हैं, बल्कि हमारी भी खालें उतारने आए हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये शिकारी जंगली जानवरों की खालें लेने नहीं, वो खुफिया खजाना हासिल करने आए हैं जो जंगल के एक खौफनाक हिस्से में दफन है। और वो चीता जिसकी इन्होंने खूंखारी की बातें सुनाई हैं, जंगल के इसी हिस्से में खजाने की हिफाजत पर तैनात है। इस दरिंदे ने जंगल में वो तबाही बर्पा की है कि सुनोगे तो तौबा तौबा करने लग जाओगे। इन फजूल और बेमायने बातों का तुम्हें तो इल्म हो सकता है, मुझे नहीं। मैं हैरान हूँ कि ऐसी नई नई और नाकाबिले यकीन बातें कैसे तेरा जहन सोच लेता है। मुझे इतना अरसा हो गया है कोतवाल के फ़राइज़ अदा करते हुए, आज तक तो मैंने किसी ख़जाने के बारे में कुछ नहीं सुना। तुमने न जाने कहाँ से ऐसी नाकाबिले यकीन बातें सुनकर आते हो या खुद ही ऐसे बातें बना लेते हो। अल्लाह बचाए तुम्हारे झूठों से। अरे घामड़, तू क्या जाने कि सच किसे कहते हैं और झूठ किसे। अगर तुझे बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों की महफिल में बैठना नसीब होता तो तुझे खरे खोटे की पहचान भी होती, मगर तुझे तो कभी बड़ों की सोबत नसीब ही नहीं हुई। इसलिए तुम्हें क्या इल्म है कि मेरी बातें सच्ची होती हैं या झूठी? बक लिया या मजीद बकोगे? मैंने तो बक लिया, अब तुम भौंको। इस पर इमरान ने कुछ तेज नज़रों से उमरों की जानिब देखा, फिर बोला, अरे गप्पी शाह, मैं मुतअद्दिद बार जंगल में मुख्तलिफ शिकारियों के हमरा शिकार खेलने गया हूँ, लेकिन आज तक किसी एक शिकारी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि जंगल के खला हिस्से में खजाना भी है और इसका निगहबान एक चीता या कोई जिन भूत है। तूने ये गप कहाँ से सुनी है? अच्छा, अगर ये बात है तो गौर से सुनो और सुनकर खुद ही फैसला करना कि मैंने तुम्हें गप सुनाई है या हकीकत से आगाह किया है, क्योंकि मैं परसों ही जंगल से तमाम मालूमात लेकर वापस लौटा हूँ। सुनाइए जनाब, ये दोनों कान आपके लिए वक्फ हो गए। अच्छा किया जो कान मुझे वक्फ कर दिए, अगर ना करते तो मैं इन्हें उखाड़ कर अपनी जेब में डाल लेता। अच्छा अब मजाक छोड़ो और बात सुनाओ। बात यह है कि मेरे पालतू बिल्ले कि मैं एक बार
जंगल में हिरन के शिकार की खातिर गया था। शुमाई किस्मत के शाम होने से कुछ देर पहले तक मैं हिरन की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, मगर मुझे कोई हिरन न मिला। इस रोज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सिरे से इस जंगल में कोई हिरन पाया ही ना जाता हो। मैं मायूस होकर वापस शहर चलने लगा तो मुझे दूर एक हिरन दरख्त के नीचे खड़ा दिखाई दिया। हिरन अपने मुंह में कोई फल लिए हुए था। मैंने फौरन तीर कमान संभाला और निशाना लेकर चाहा कि इस पर तीर दाग दूं कि हिरन चौकड़ियां भरता हुआ उड़नचू हो गया। मैंने इसी दम घोड़े पर पांव रखा और इसके पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। मैं अब इस हिरन के शिकार के बगैर वापस मुड़ना नहीं चाहता था। अब हिरन आगे आगे और मैं पीछे पीछे। मैंने अपना घोड़ा काफी तेज दौड़ाया, मगर मैं इस हिरन के घर तक भी ना पहुंच सका। ऐसा बर्क रफ्तार था वो हिरन। आखिर काफी भाग दौड़ के बाद मैंने इस हिरन को एक झोपड़े से बाहर खड़े देखा। मैं इसी वक्त जान गया कि वो हिरन झोपड़े वाले का पालतू है, इसलिए इस पर तीर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि घोड़े से उतरकर ये पता करना चाहिए कि इस झोपड़े में है कौन। फल अब भी हिरन के मुंह में था। मैं घोड़े पर से उतर पड़ा। इसके बाद जब मैंने इसकी जानिब बढ़ना शुरू किया तो वो झोपड़ी के अंदर जा दाखिल हुआ। मैं भी कदम ब कदम चलता हुआ झोपड़े के नज़दीक जा पहुंचा। अभी मैं झोपड़े से बाहर खड़े होकर ये सोच ही रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं कि इसी दम मेरे खड़े खड़े एक भारी भरकम जिस्म वाला बंदर झोपड़े से बाहर चला आया। इसने मेरी जानिब देखा, मगर मैं इससे न डरा, क्योंकि इसका कोई रवैया जारहाना या गुस्सीला दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे देखकर ना तो इसके बाल खड़े हुए और ना ही इसने हूँ किया। इसने आगे बढ़कर मेरे गिर एक नहीं दो चक्कर काटे। फिर जिस तरह से वो चुपचाप बाहर आया था, इसी तरह वो झोपड़ी के अंदर चला गया। मैं खड़ा रहा। मैंने कोई हरकत ना की, क्योंकि मुझे तवक्को थी कि अब कोई अंदर से मुझे बुलाने चला आएगा, क्योंकि इस बंदर ने अंदर जाकर अपने पालने वाले को बता दिया होगा कि बाहर एक इंसान बेज़रर खड़ा है। कुछ देर तक मैं खड़ा रहा, अलबत्ता बाहर तो कोई ना आया, जबकि अंदर से किसी की गूंजदार आवाज़ आई, अंदर चले आओ, खतरे की और डरने की कोई बात नहीं। इस पर मैंने अपना घोड़ा एक दरख्त से बांधा और फिर बिना खौफ व खतर झोंपड़े में जा दाखिल हुआ। मगर अंदर दाखिल होकर जो कुछ मैंने देखा वो मुझे हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा एक तनोमंद रूबरू इंसान झोंपड़े के एक कोने में पड़ा है। इसकी दोनों टांगें घुटनों तक कैद हैं और बाएं हाथ की पांचों उंगलियां भी नहीं है। इसके बावजूद इसके चेहरे पर रौनक और वकार था। वो माजूर वही फल खा रहा था जो मैंने हिरन के मुंह में देखा था। इस पर मैं इसी वक्त समझ गया कि इस माजूर की खुराक का बंदोबस्त यही दो जानवर करते होंगे। बाकी रफा हाजत वगैरह के लिए ये खुद कोशिश करता होगा। मैं हैरान खड़ा इसके जिस्म और झोंपड़े का जायजा ही ले रहा था कि इस माजूर नौजवान ने मुझसे कहा, भाई, अगर मेरा बेटा फरजाद हिरन अक्लमंद तुम्हें मेरे पास ले ही आया है तो इत्मीनान से बैठ जाओ। मेरा दूसरा बेटा बंदर की तरफ इशारा करते हुए लाफा भी है, इशारों में बात करने वाला, तुम्हारी खिदमत करेगा। इसके साथ ही इसने बंदर से मुखातिब होकर कहा, जाओ लापा, बेटा जाकर अपने मेहमान के लिए पानी लाओ। सफ़र करते करते बेचारा थक गया होगा और इसे प्यास भी लगी होगी। इस माजूर नौजवान की इस बात पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं तो काफ़ी दूर चला आया हूँ। हिरन के शिकार के खप में मुझे एहसास ही ना रहा कि मैं कहाँ से कहाँ चला आया हूँ, मगर मैंने इस वक्त इस बात को ज़्यादा महसूस ना किया और इससे पूछने लगा, क्या ये दोनों आपके बेटे हैं? भाई, हैं तो ये जानवरों की ही औलाद, मगर चूँकि मैंने इनकी परवरिश की है, मोहब्बत से पाला है, इसलिए मैं इन्हें अपनी औलाद ही समझता हूँ और मैंने इनके जो नाम रखे हैं वो अपने मरहूम बेटों के नाम पर रखे हैं। मेरे एक बेटे का नाम फरजाद और दूसरे का नाम लाफा था। मैंने इन्हीं के नाम पर इनके नाम रख दिए और आज मैं इन्हें इसी नाम से पुकारता हूँ। ये मेरी सोहबत में रहते हुए ऐसा दाना हो चुके हैं कि मैं इन्हें जो भी कहता हूँ
وہ اسے فوراً سمجھ جاتے ہیں، فوراً میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں انہیں کوئی حکم نہ بھی دوں تو یہ جب بھی سیر سپاٹے کے لیے یہاں سے جائیں گے میرے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی شے ضرور لیتے آتے ہیں۔ لافا بندر معذور انسان کا حکم پاتے ہی چلا گیا تھا۔ وہ کیا لے کر آئے گا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اگر پانی بھی لے آیا تو کیسے لائے گا یہ میں جان نہ سکا۔ مگر آپ کی یہ حالت ہوئی کیسے؟ کیا آپ یہ مجھے بتانا گوارا کریں گے؟ میں نے ایک مدت کے بعد انسان تمہاری شکل میں دیکھا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم مجھ تک پہنچے کیسے۔ غالباً فرجاد ہرن اپنی حد عبور کر گیا ہوگا جبھی وہ تمہیں لے کر یہاں تک آیا ہے۔ اگر وہ اپنی حد کے اندر ہی رہتا تو وہ کبھی بھی تمہیں لے کر یہاں تک نہ آتا۔ خیر، اب اس بات کا کیا دہرانا۔ نوجوان، میرا نام حازم ہے، حازم بن عبداللہ بن جبل بن عدنان۔ میں شام کا رہنے والا ہوں۔ میری بیوی اور 2 بیٹے تھے۔ میں زرگر تھا، نت نئے زیورات بناتا تھا اور خوب کماتا تھا۔ ایک روز ایک یہودی میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ اور ناکارہ سا نقشہ تھا۔ اس نے وہ نقشہ میرے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، دوست، یہ ایک نقشہ ہے، بڑا قیمتی اور اہم ہے۔ تم اس نقشے کا نقش ایک پیتل کے پترے پر بنا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ نقشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ مگر جناب والا، یہ نقشہ ہے کس چیز کا؟ یہ درخت، یہ غار، یہ ایک پہاڑی، یہ جھاڑیاں اور یہ ایک مینار، کیا یہ کسی پرانے قلعے یا عمارت کا نقشہ ہے؟ تم اس بحث کو چھوڑو، بس نقشہ بنا دو۔ میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت زیادہ معاوضہ دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب والا، میں انشاءاللہ کل یا پرسوں تک یہ نقشہ پیتل کے پترے پر نقش کر دوں گا، مگر سب سے چھپ کر۔ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نہیں جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی ایک شے کی نمائش کرتا پھروں جو آپ کو جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میری باتوں سے مطمئن ہو کر وہ یہودی چلا گیا۔ چونکہ مجھے اچھا معاوضہ ملنے کی توقع تھی، اس لیے میں نے وہ نقش اسی وقت تیار کرنا شروع کر دیا۔ شام تک میں آدھا نقش تیار کر چکا تھا۔ باقی کا نقش میں نے کل تیار کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے دکان بند کرنا شروع کر دی۔ ابھی میں دکان بند کر ہی رہا تھا کہ 2 ہٹے کٹے مستنڈے یہودی میرے پاس آن کھڑے ہوئے۔ ایک نے باروب آواز میں مجھ سے کہا، وہ نقشہ تمہارے پاس ہے؟ کیسا نقشہ جناب والا؟ بھولے نہ بنو، وہ نقشہ جو میرے بھائی اسحاق نے تمہیں نقش کرنے کے لیے دیا تھا۔ مگر وہ نقش تو اسحاق صاحب نے مجھے دیا تھا، آپ نے تو نہیں دیا تھا۔ اسحاق مر چکا ہے۔ اس نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میں وہ نقش تم سے لے لوں جو انہوں نے تمہیں نقش کرنے کے لیے دیا ہے، اور نقش بھی لے لوں۔ میں نے حقیقت حال جاننے کی خاطر ان سے کہہ دیا کہ وہ نقش ابھی تو میں نے تیار ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کل تک اسے تیار کر دینا، ہم کل اسی وقت تم سے لینے آئیں گے۔ اتنا روب داب سے کہنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر اپنے آپ میں کچھ سوچا، پھر میں نے وہ نقشہ اور نقش نکالا اور گھر لے آیا۔ پھر روٹی وغیرہ کھانے کے بعد میں نے 3 شمع دانوں کی روشنی میں وہ نقش تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں نقش بنا کر ان یہودیوں کو نہیں دوں گا، بلکہ نقشہ یہ کہتے ہوئے انہیں واپس کر دوں گا کہ میں یہ نقش تیار نہیں کر سکتا، بہت مدھم اور ناکارہ ہے، اور اس نقشے کا نقش اپنے پاس رکھ لوں گا۔ کیوں رکھوں گا؟ اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال میرے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ نقشے کا نقش بنا کر میں یہودیوں کو نہیں دوں گا۔ وہ دونوں یہودی مرنے والے کے بھائی تو ہو سکتے ہیں لیکن مخلص نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب نقش بنانے میں کافی دیر لگ گئی تو میری بیوی مسحری پر سے اٹھ کر میرے پاس چلی آئی۔ میرے نزدیک بیٹھتے ہوئے اس نے وہ نقش غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری بیوی شامی نہیں، بصرے کی تھی۔ جب میں ایک کام کے سلسلے میں بصرہ گیا تو وہیں میں نے اپنے ایک عزیز کے مشورے پر شادی کر لی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد میں اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے شام لے آیا۔ 2 سال تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، مگر تیسرے سال اللہ نے ایک کے بجائے مجھے 2 بیٹے دے دیے۔
एक का नाम मैंने फरजाद और दूसरे का लाफा रख दिया। नामों में फ़र्क था, मगर इन दोनों की शक्लों में कोई फ़र्क नहीं था। बहरहाल मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मेरे इन दोनों बेटों के साथ क्या हुआ, क्या नहीं। पहले नक्श और इसकी हकीकत के बारे में सुन लो। मेरी बीवी ने वो नक्श गौर से देखा तो चौंक पड़ी। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? ये नक्श आप जानते हैं कि आप किस शहर और किस मकाम का बना रहे हैं? नहीं तो, मैं तो नहीं जानता कि ये नक्श किस मकाम का है। बस एक यहूदी के कहने पर तैयार कर रहा हूँ। हाँ, यहूदी कौम इस किस्म का लालच कर सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस नक्श पर जो कुछ मौजूद है वो बसरा के जंगल का एक बहुत ही खतरनाक इलाका है। और अपने बुजुर्गों से ये भी कहते हुए मैंने सुना है कि इस मकाम पर एक रोमन बादशाह, जो कि मुनकिर खुदा था, अपने खजाना समेत दफन है। ये तुम क्या कह रही हो खदीजा? मैं सच कह रही हूँ। यहाँ रोमन बादशाह और इसका खजाना दफन है, और यहूदी इसी रूमी बादशाह का खजाना पाने की खातिर ये नक्श तैयार करवा रहे हैं। मगर ये जालिम लोग नहीं जानते कि इस खजाने को पाना कितना मुश्किल और मुहाल है। वो क्यों? कहते हैं कि इस खजाने पर जिन्नात पहरा देते हैं। ये सब गलत बातें हैं। भला किसी खजाने पर जिन्नात को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो पहरा देते फिरे? आप यकीन क्यों नहीं करते? हमारे बुजुर्गों का यही कहना है कि अगर ऐसी बात ना होती तो किसी न किसी ने वो खजाना हासिल कर लेना था, मगर आज तक किसी को जुर्रत ना हुई कि जंगल में जाकर खजाना हासिल करे। चूंकि नक्श मुकम्मल होने के करीब था और बीवी की बातें मेरी तवज्जो बटा रही थी, इसलिए मैं इसे बात ख़त्म करने की गर्ज से कहा, छोड़ो खदीजा, लोग ऐसे खुफिया खजानों के बारे में ऐसी वैसी बातें किया ही करते हैं। तुम जाकर सो जाओ, थोड़ा सा काम रह गया है, मुझे वो कर लेने दो। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ सोने की गर्ज से। ये कहकर खदीजा मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। इसके जाते ही मैंने हाथ तेज कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद जब नक्श तैयार हो गया तो मैंने इसे नक्शे से मिलाया और बहुत खुश हुआ। इसके बाद मैंने सब कुछ संभाल कर रखा और सोने की गर्ज से अपने कमरे में चला गया। सुबह नमाज पढ़ने से कुछ देर बाद मैंने नक्शा और इसका नक्श अपने पास संभाला और दुकान की जानिब चल पड़ा। यहूदियों को न जाने कैसा पता चल गया कि आज मैं जल्द दुकान पर चला आया हूँ। इन दोनों में से एक यहूदी ने मेरे पास आकर पूछा, क्या वो नक्श तैयार हो गया है? मैंने इसकी बेचैनी और जल्दबाजी और बेकरारी को देखा तो मुझे शुबा हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, जो ये नक्श के बारे में इस कदर बेकरारी दिखा रहा है। फौरन मेरे दिल ने कहा, हज़म, इसे नक्श न देना, ज़रूर मामला ख़राब है। मैंने अपनी पहली सोच को अमली जामा पहनाने का इरादा कर लिया था। क्योंकि जो यहूदी मुझे नक्शा बनाने को देकर गया था, मैं इसे ही नक्श देने और हर बात का पाबंद था। लिहाजा मैंने इससे कहा, भाई इस कदर जल्द नक्श तो नहीं बना करते, और फिर रात में कोई काम भी नहीं किया। अब मैं दुकान पर आया हूँ, लिहाजा कुछ देर बाद आपका नक्श बनाना शुरू कर दूंगा। मेरी इस बात पर वो यहूदी सोच में पड़ गया। फिर वो गुस्से का इजहार करते हुए बोला, आप मेहरबानी करके वो नक्श मुझे वापस कर दें। आपसे वो नक्श नहीं बनने का। बहुत बेहतर जनाब, ले जाएं, वो तो आप ही की अमानत है। ये कहकर मैं अंदर गया और जहां खजाने का नक्शा रखा हुआ था वो उठा लाया। नक्श मैंने वहीं रहने दिया। मैंने किसी किस्म की तहकीक करने का इरादा भी तर्क कर दिया था। यहूदी ने नक्शा लेकर इसे गौर से देखा, फिर इसे अच्छी तरह लपेटकर अपनी जेब में संभाला और चला गया। इसके जाने के बाद मैं दौड़कर अंदर गया, नक्श निकाल कर देखा, इसे चूमा, फिर संभाल कर एक अलमारी में रख दिया। दोपहर के वक्त एक दुकानदार ने मेरी दुकान पर आकर मुझे बताया कि दो यहूदी एक इसहाक नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में पकड़े गए हैं। मैं इसी दम जान गया कि इसहाक मरा नहीं बल्कि इसे कत्ल किया गया है, और कत्ल इन्हीं दोनों ने किया होगा जो बाद में नक्श के दावेदार बने थे। मैं अब सारी बात जान चुका था, इसलिए मैंने इस बात को मजीद को इतना मुनासिब ख्याल न किया। दुकानदार बात सुनाकर चला गया तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने अपने आप से कहा कि बात कुछ भी हो, बहरहाल
یہ نقش ہے بہت بڑے خزانے کا، اور وہ خزانہ خدیجہ کے بتانے کے مطابق بصرہ کے جنگل میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ مقتول قاتلوں کے لیے غیر نہیں تھا، ان دونوں کا سگا بھائی تھا۔ خزانے کے لالچ میں ان دونوں کو بھائی کا قاتل بنا دیا۔ پھر دوسرے روز ہی قاضی نے اس قتل کی تحقیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد انہیں موت کی سزا سنا دی۔ چنانچہ دوسرے دن ہی ان دونوں کے سر کاٹ دیے گئے۔ یہودیوں کے نقش پانے کی داستان تو ختم ہو گئی، مگر میں پریشان اور نت نئی سوچوں میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اپنی ذات کے علاوہ یہ بھی سوچتا تھا کہ وہ نقشہ جو یہودی مجھ سے لے گیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے پھانسی پانے سے قبل وہ نقشہ کسے دیا ہوگا؟ کہیں اس نے اسے ضائع ہی نہ کر دیا ہو۔